स्टीमी हॉट मोमोज, देखते ही मुंह में पानी, जैसे ही टच किया, इट्स टू हॉट। बॉडी में भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, वरना अब तक तो हाथ जल ही जाता। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट वीडियो नहीं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहला वीडियो, क्योंकि इस लेसन को हम खत्म करने वाले हैं 2 वीडियोस में। फिलहाल इस पहले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम, लेकिन ये गारंटी मेरी है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हो सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली हम इसमें? हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, उनके बीच का सिंक्रोनाइजेशन, सो दैट ओवरऑल ये लोग सब साथ में मिल करके हमारे सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। दैट इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक वीडियो बनाना है, राइट? मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाना है, राइट? इसमें क्या क्या पढ़ाना है वो सब कुछ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में स्टोर्ड है। अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ, कहीं से मेरे बॉडी के अंदर एक पार्ट दूसरे पार्ट को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई ये बोलो, जो मैं अभी बोल रही हूँ, बॉडी के अंदर ही कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब बोलते दौरान देखो मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, हाथ को भी इंस्ट्रक्शन, ये जो हाथ के मसल्स हैं इनको भी कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि भाई हाथ को ऐसे हिलाओ, राइट? तो मतलब किसी भी पॉइंट इन टाइम पे हम चाहे कुछ भी करते हैं, चाहे मैं ऐसे वॉक करने लग जाऊं, चाहे मैं पीछे जाने लग जाऊं, अगर आप मुझे कहो कि मैम रेज योर हैंड और मैं हाथ उठा लूं, तो बेसिकली मेरे जो भी एक्शंस हैं वो एक्शंस इसलिए प्रॉपरली हो पा रहे हैं क्योंकि मेरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन है। तो आज बच्चों इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर इतना अमेजिंग, इतना मैजिकल सिंक्रोनाइजेशन रहता है बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो चलो बच्चों, अब ये देखते हैं कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन होती कैसे है। तो बेसिकली एनिमल में 2 तरीके से ये पूरी कोऑर्डिनेशन होती है। पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग, एज इन अब आप ऐसे समझो, अगर 2 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन तो तभी हो पाएगी जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होगी, राइट? तब सिंक्रोनाइज वो कैसे करेंगे कि भाई अगर मान लो अगर हम एक डांस का स्टेप कर रहे हैं, अब अगर 5 लोग साथ में डांस करें, सबको साथ में हाथ उठाना है, तो इसका मतलब वो कम्युनिकेशन उन तक पहुंचनी चाहिए कि सबको हाथ उठाना है। उनको ये बात पहले से पता होनी चाहिए, इन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होगी कि कब हाथ उठाना है, तब जाके सिंक्रोनाइजेशन आएगी, राइट? तो सिंक्रोनाइजेशन होने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन होती है थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है? अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, इनका ट्रांसमिशन होता है थ्रू द नर्व सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। मतलब नर्व सेल्स का एक मस्त वाला नेटवर्क होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होता है। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज अ वेरी फास्ट ट्रांसमिशन, बहुत जल्दी होता है ट्रांसमिशन। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे अभी मेरी मम्मी से बात करनी है, मेरी मम्मी यहाँ पर नहीं है, इनफैक्ट मेरी मम्मी बैंगलोर में भी नहीं है, राइट? तो मुझे अगर मैं अपनी मम्मी से बात करनी है तो मैं क्या करूंगी? फ़ोन लगाऊंगी, फ़ोन उठाऊंगी और उधर से मम्मी फ़ोन उठाएगी और हमारी बात हो जाएगी, राइट? सो हाउ डिड वी कम्युनिकेट? हमने कैसे कम्युनिकेट किया? थ्रू फ़ोन। ये कम्युनिकेशन पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि मेरे और मम्मी के बीच में एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। फोन लाइन का पूरा नेटवर्क होने की वजह से हमारी कम्युनिकेशन हो पाई। अब यही अगर मान लो कि मैं कोई एक ऐसे रिमोट एरिया में चली जाऊं जहां पर नेटवर्क ही नहीं है, तो वहां पर से अगर मैं फ़ोन भी लगाऊं तो मैं मम्मी से बात नहीं कर पाऊंगी, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, राइट? तो देखो इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में ये बहुत फास्ट ट्रांसमिशन है। फ़ोन उठाया, मम्मी का नंबर लगाया, बात हो गई, वेरी फास्ट। बट इसकी एक लिमिटेशन है कि बात तभी हो पाएगी, कम्युनिकेशन तभी हो पाएगी या वहीं तक हो पाएगी जहां तक वो नेटवर्क है। सिमिलरली नर्वस सिस्टम के केस में भी ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है, वो इसका एडवांटेज है। बट इसकी लिमिटेशन ये है कि ये ट्रांसमिशन सिर्फ उन्हीं सेल्स तक हो सकती है जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को
ट्रांसमिट करने का जो ये फीचर है ये सिर्फ नर्व सेल्स में है, बाकी सेल्स में नहीं है। तो यानी कि ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये सब सेल्स तक नहीं जा सकती है, सिर्फ उन तक जा सकती है जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, दिस इज़ नॉट कंटिन्यूअस, मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो हैं ये कंटिन्यूअसली जनरेट नहीं होते हैं, ये कभी कभी जनरेट होते हैं। जैसे अब मम्मी से बात जो है मेरी तभी हो पाएगी जब मैं मम्मी को फ़ोन लगाऊंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अब मान लो मुझे मम्मी को कुछ बोलना है तो अरे मम्मी मेरे को एक गिलास पानी दे दोगी क्या, मैं बोलूँगी भी तो मम्मी को सुनाई नहीं देगा, राइट। अब मम्मी को ये बात बोलने के लिए मुझे मम्मी को फ़ोन लगाना पड़ेगा, राइट। सो दैट मीन्स ये जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है दिस इज़ नॉट कंटिन्यूअस। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो कंटिन्यूअसली जनरेट नहीं हो रहे हैं, ये कभी कभी जनरेट हो रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको कि नर्वस सिस्टम में एग्जैक्टली क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम में होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। अब दूसरी तरफ है एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें होती है केमिकल सिग्नलिंग। बच्चों बड़े प्यार से समझो, बहुत ही इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। बहुत से लोगों को लग रहा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, सब बकवास है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है अगर आपको समझ में आए तो, ठीक है। केमिकल सिग्नलिंग मतलब हमारे ही बॉडी के अंदर कुछ सेल्स हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं या स्टिम्युलेट हो जाते हैं और वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और उसके बाद वो जो केमिकल्स हैं वो हमारे बॉडी के बाकी सेल्स तक पहुंचते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। इनफैक्ट इन केमिकल्स के लिए हम एक अलग नाम यूज़ करते हैं कॉल्ड हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। इस पूरे वीडियो के अंदर बड़े ही प्यार से आराम से हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम समझेंगे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम समझेंगे, ठीक है। सो नॉट टू वरी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक कंपैरिजन दे रही हूँ। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब ये यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है ना बच्चों, ये स्लो होता है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ये आराम से हौले हौले से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू धीरे धीरे सब सेल्स तक पहुँचते हैं। तो स्लो ट्रांसमिशन होता है, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। मतलब ये कंटिन्यूअसली होते रहता है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होता है, लेकिन कंटिन्यूअसली वो होते रहता है चेंज। अब इसका मैं एक प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ग्रोथ। एक छोटा सा बच्चा एक एडल्ट तुरंत बन जाता है क्या? चुटकी घुमाई और वो बड़ा बन गया? अनटिल एंड अनलेस यू आर अ मैजिशियन, राइट। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उस बच्चे की हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, उसके फिंगर्स का साइज बढ़ता है और मतलब उसके सारे बॉडी पार्ट्स में प्रोपोर्शनेटली हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये ग्रोथ किसकी वजह से होता है? एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो तो देखो, ग्रोथ जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी हाइट बढ़ती जा रही है बाकी सब कुछ सेम है, ऐसा नहीं है, राइट। बॉडी के सभी सेल्स तक वो पहुंच रहा है और जहां भी जितना ग्रोथ ज़रूरी है प्रोपोर्शनेटली उतना ग्रोथ हो रहा है। नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ग्रोथ इनफाइनाइटली नहीं होता है, अप टू अ सर्टेन एज होता है, अप टू अ सर्टेन लिमिट होता है, राइट। बट प्रोपोर्शनेटली वो हो रहा है हर तरफ। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ही वो ग्रोथ अकॉर्डिंगली हो रहा है सारे बॉडी पार्ट्स के बीच में, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन, जहाँ पर वो ट्रांसमिशन स्लोअर है बट ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी तरफ जो नर्वस सिस्टम है उसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो एक गरम कप रखा हुआ मेरे सामने, टच कर लिया, तुरंत हाथ हटा लिया, क्यों? गर्मी लगी यार। तो अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे गर्मी लगी? क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ये इन्फॉर्मेशन आ गया कि भाई वो गर्म है, हाथ हटा, नहीं तो हाथ जल जाएगा, राइट। बट ये जो पूरा चीज़ हुआ ना सिंक्रोनाइजेशन, इट हैपेंड वेरी फास्ट, राइट। और इस तरह का ट्रांसमिशन हमेशा नहीं हो रहा है, ये तभी होगा जब ऐसा कुछ मैं टच करूँगी। मतलब इट डजंट हैपन ऑल द टाइम, इट हैपन्स ओनली व्हेन देयर इज अ सिचुएशन, राइट। तो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। अब कई सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का काम होता है। अभी आप वीडियो देखते रहो, आगे आगे बताती जाऊंगी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ। अब बच्चों ये जो कोऑर्डिनेशन की जो कहानी है, क्या ये सिर्फ एनिमल्स में होता है? बिल्कुल नहीं, ये प्लांट्स में भी होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ना चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं एनिमल्स के मुकाबले। प्लांट्स के अंदर ना तो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना ही नर्वस टिश्यू होते हैं, तो इसीलिए प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो प्लांट्स के अंदर ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन का जो सारा खेल है ये होता है थ्रू केमिकल्स। सो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम तो हम नहीं कहेंगे, बट
प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इसीलिए मैंने बोला था कि इस लेसन का ये फर्स्ट वीडियो है, तो इस पूरे लेसन को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। इस वाले वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमल्स के बारे में, टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट ह्यूमंस, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो कि होता है मेजरली थ्रू केमिकल्स। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे कि पहले ही मैं बता चुकी हूं कि एंडोक्राइन सिस्टम मतलब केमिकल सिग्नलिंग, यस, केमिकल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, एग्जैक्टली। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, दैट इज बेसिकली द एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होते हैं बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हड़बड़ाओ मत, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सब कुछ समझेंगे आराम से, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि बहुत सारे, ढेर सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलके बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये वो होते हैं जो ये केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, ये केमिकल्स को रिलीज करते हैं, इन केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो केमिकल सिग्नलिंग होगी। केमिकल सिग्नलिंग होने के लिए किसी को केमिकल्स सिक्रीट करना पड़ेगा, केमिकल्स रिलीज करना पड़ेगा, और वो काम करता है कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड। और इन केमिकल्स के लिए हम एक स्पेशल नाम यूज करते हैं, विच इज हॉर्मोन्स, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी तक की कहानी क्या हुई, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, और ये हॉर्मोन्स बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? थ्रू द ब्लड, यानी कि ब्लड जो है वो इन हॉर्मोन्स को कैरी करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से होता है कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एक ओवरव्यू समझ में आया? ओके। तो अब शुरुआत करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्कशन। तो शुरुआत करेंगे कहानी ग्लैंड से, कि क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड, तो सबसे पहले समझना होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। अब बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं उसको समझने से पहले समझेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी के वैसे पार्ट्स होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस। कहाँ सिक्रीट करते हैं? या तो ब्लड में सिक्रीट करते हैं या फिर एपिकल सरफेस में सिक्रीट करते हैं। एपिकल सरफेस बोले तो अब जैसे हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, राइट, सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के सरफेस पे या तो सिक्रीट करते हैं, नहीं तो ब्लड में सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम ग्लैंड्स कहते हैं। अब आप पूछोगे कि ग्लैंड्स सिक्रीट कर कैसे पाते हैं, मतलब ये एबिलिटी कैसे होती है उनमें? क्योंकि ग्लैंड्स जो है बच्चों, ये बने होते हैं एपिथेलियल सेल्स से। हमने पढ़े हैं, राइट, सेल्स कई तरह के होते हैं, है ना। तो एपिथेलियल सेल्स जो होता है ये स्पेशलिस्ट होते हैं सिक्रीशन के, इनका काम ही होता है सिक्रीट करना। तो इसी वजह से ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स। हमारे बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती है, इसीलिए देखो जब बहुत गर्मी होती है तो पसीना आ रहा होता है, राइट। व्हाट इज पसीना? एक सिक्रीशन है, राइट, जो हमारी बॉडी के अंदर से आ रहा है, ऑन द सरफेस, स्वेट ग्लैंड्स से आ रहा है। ऑयल ग्लैंड्स, आपने देखा होगा कि चेहरे पे बहुत बार ना, ये स्पेशली इन दिस टी पोर्शन, ये बहुत ऑयली रहता है। आप टच करके देखो, इनफैक्ट ऐसे रब करके देखो, या आपको अपना हाथ चिकना मिलेगा, बट आपने कोई ऑयल नहीं लगाया है, कोई क्रीम नहीं लगाया है, बट स्टिल जो है ना ये ऑयल सिक्रीट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑयल ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स, जब भी कोई वुमेन चाइल्ड बर्थ के बाद, बेबी होने के बाद, द बेबी फीड्स ऑन द मदर्स मिल्क, तो मैमरी ग्लैंड्स जो है वो मिल्क सिक्रीट करती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं। इनफैक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज वन टाइप ऑफ ग्लैंड जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बेसिकली ग्लैंड्स का काम होता है टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट सब्सटेंसेस। तो बच्चों, अब काफ़ी टाइम से मैं ये कह रही हूँ कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, बट आपके दिमाग में सवाल आ ही रहा होगा कि क्या, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं ये? तो देखो, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये हार्मोन्स हो सकते हैं। हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन की खास बात ये होती है कि ये स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पे ही एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली किसी भी सेल तक पहुंच जाएगा और उस पर एक्ट करने लगेगा, ऐसा नहीं है। उसे पता होगा कि अच्छा ठीक है, फिंगर को ग्रो करना है, इतना ग्रो करना है, इतने दिन तक ही ग्रो करना है, उसके बाद नहीं करना है। उसी तरीके से अच्छा यहाँ पर ये ग्रो करना है, नोज ग्रो करना है, उसको यहीं तक ग्रो करना है, इसके बाद नहीं ग्रो करना है। तो बेसिकली टाइम के हिसाब से वो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स पर ही एक्ट करते हैं। तो इसीलिए हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है।
राइट। इनफैक्ट अभी जब हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे तो वहां पर हम स्पेसिफिकली हार्मोन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तरह का सब्सटेंस तो हो गया हार्मोन्स। दूसरे तरह का सब्सटेंस जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स के कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स से बने होते हैं। इनका मेन काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये उनको एक्सेलरेट कर देता है, उनको स्पीड अप कर देता है, तेजी से होने लगते हैं वो रिएक्शंस। तीसरे तरह के सब्सटेंसेस जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वो है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत तरह के अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि सर्कुलेशन, इस तरह के प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप मुझे कुछ मेटाबोलाइट्स का? जैसे अमाइनो एसिड्स, जैसे अल्कोहल्स। तो ये सारे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुल मिला के बच्चों हमें क्या पता चला कि ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। कौन से सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं? या तो हार्मोन्स, या फिर एंजाइम्स, या फिर मेटाबोलाइट्स। तो बच्चों ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। डक्टलेस मतलब इनमें डक्ट नहीं होता है। डक्ट बोले तो ट्यूब, इनमें कोई ट्यूब नहीं होता है। बोले का मतलब है ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ये बॉडी सरफेस के साथ किसी ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड नहीं होता है। इनका बॉडी सरफेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं एज ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज, और ये जो कुछ भी सिक्रीट करते हैं वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं और ब्लड के थ्रू ही वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स हो गए जैसे पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी और ढेर सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरी तरफ है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो मतलब आउटसाइड। तो ये जो ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका आउटसाइड से कनेक्शन है, आउटसाइड बोले तो सरफेस से कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है? सरफेस से इनका कनेक्शन है थ्रू ट्यूब्स या फिर थ्रू डक्ट्स। इसलिए ये जो ग्लैंड्स होते हैं दे आर विथ डक्ट्स, इनमें ट्यूब्स होते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स जो कुछ भी सिक्रीट करते हैं वो सिक्रीशन किस में होता है? सिक्रीट वो ट्यूब में सिक्रीट होता है और उस ट्यूब के थ्रू वो सरफेस में जाके सिक्रीट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लेट्स से स्वेट ग्लैंड्स की या फिर ऑयल ग्लैंड्स की, तो देखो इस पिक्चर को अच्छे से, ये हमारे बॉडी का सरफेस है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्लैंड्स जो है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अपना सिक्रीशन छोड़ते हैं और उसी के थ्रू वो सिक्रीशन हमें सरफेस पे देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स हैं या फिर स्वेट ग्लैंड्स हैं, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो बच्चों हमारा फोकस यहाँ पर है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पे, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, कहाँ सिक्रीट करते हैं? ब्लड में। फिर ब्लड इन्हें कैरी करते हैं टू स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर एक्ट करते हैं। एक बार जैसे ही इनका काम हो जाता है तो ये हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं। मतलब इट इज़ लाइक इनको एक काम के लिए ही इन्हें क्रिएट किया गया है। जैसे ही वो काम खत्म, ये हार्मोन खत्म। इट इज़ समवॉट लाइक दैट, ठीक है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये जो हार्मोन्स हैं ये डिज़ायर्ड क्वांटिटीज़ में ही प्रेजेंट हो। तो जिस हार्मोन को जितना होना चाहिए उसे उतना ही होना चाहिए। मैं जब भी हार्मोन्स की एग्जांपल्स की बात कर रही हूँ मैं हमेशा ग्रोथ हार्मोन ले रही हूँ बिकॉज दैट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू रिलेट टू। अब आप खुद सोच के देखो कि ग्रोथ हार्मोन अगर जितना चाहिए इतना चाहिए, लेट अस से ग्रोथ हार्मोन, इतने की जगह अगर इतना सारा ग्रोथ हार्मोन रहेगा तो क्या होगा? जितना ग्रो करना चाहिए था उससे कई ज़्यादा आप ग्रो करने लग जाओगे तो आप शायद बहुत ह्यूज बन जाओगे, राइट। सो आप एबनॉर्मली बड़े बन जाओगे। उसी तरीके से अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रहा तो क्या होगा? शायद आप छोटू से बन जाओगे, एकदम ड्वार्फ की तरह, ग्रो ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल सही क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक। अच्छा, अब एक अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एनिमल्स के अंदर इस कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी नर्वस सिस्टम तो है, मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू जो है मैसेजेस डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच तो रहे ही हैं। तो
हॉर्मोन्स का होना या फिर एंडोक्राइन सिस्टम का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है भी? वेल, इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि आप एक दिन वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, आप रिलैक्स करने के मूड से या फिर एडवेंचर के मूड से कि कोई जगह पे चले गए, किसी हिल या माउंटेन वाले एरिया में चले गए, आप मस्त रिलैक्स होके घूम रहे हो कि अचानक आपको बहुत दूर नहीं, लगभग आपके करीब करीब ही दिख गया एक टाइगर। गनीमत है कि टाइगर ने आपको नहीं देखा, बट आपको वो टाइगर दिख गया। अब मान लो आपके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आपको टाइगर दिख गया, अब आप क्या करोगे? जैसे गरम मोमोज को टच करते ही मैंने तुरंत हाथ हटा लिया था। क्यों? क्योंकि मुझे अपने नर्वस सिस्टम से ये इंफॉर्मेशन मिल गया था कि भाई हाथ पीछे हटा, राइट? अब टाइगर को देखते ही नर्वस सिस्टम से आपको ये मैसेज तो मिल ही जाएगा कि भाई तू भाग यहाँ से, है ना? तो भागने तो आप लगोगे, बट इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि अगर हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन का पूरा जिम्मेदारी सिर्फ नर्वस सिस्टम पे छोड़ दिया जाएगा, तो इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन में हमारे बॉडी के सिर्फ वही सेल्स तैयार हो पाएंगे जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, राइट? क्योंकि नर्वस सिस्टम तो काम ही करता है ओनली थ्रू न्यूरॉन्स, तो जहां जहां नर्व सेल्स है वहीं वहीं नर्वस सिस्टम का इंफॉर्मेशन है। तो यानी कि हमारे बॉडी के कुछ लिमिटेड सेल्स ही या फिर हमारे बॉडी के कुछ लिमिटेड टिश्यूज ही इस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी सीन में रहे तो देखो क्या अलग होगा। अब जैसे ही आपने टाइगर देखा, आपके नर्वस सिस्टम ने आपको बोला कि इंस्टेंटली, वेरी फास्ट ट्रांसमिशन होता है, राइट, नर्वस सिस्टम में, तो उसने इंस्टेंटली बोला कि भाई रोशनी भाग, राइट। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम के होने की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में होंगे जो ओवरऑल हमारे बॉडी के सेल्स को इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी करेंगे। जैसे कि एड्रेनालिन, एक ऐसा हार्मोन जो सिक्रीट करता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। तो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एड्रेनालिन, जिस हार्मोन को कहा ही जाता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी के सेल्स को तैयार करता है किसी भी ऐसे सिचुएशन के लिए जहां पर आपको फाइट करना हो या फिर फ्लाइट करना हो, मतलब वहां से भाग जाना हो या फिर वहां पे फाइट करना हो। अब टाइगर के साथ फाइट करोगे या टाइगर से भागोगे, ये तो आपको डिसाइड करना है ना। ऑब्वियसली आप भागोगे। लेकिन अब आप पूछोगे कि मैम एड्रेनालिन ऐसा क्या करता है जिससे हमारा बॉडी प्रिपेयर होता है? अब देखो एड्रेनालिन क्या करता है। एड्रेनालिन के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये चूंकि ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये हमारे बॉडी के ज़्यादा सेल्स तक पहुंच सकता है। तो ये क्या करता है, ये जैसे हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, राइट, ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, राइट, ये ओवरऑल बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जिससे हमारे बॉडी के सेल्स को जो है ज़्यादा ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी मिले। इसका मतलब हमारी बॉडी के सेल्स को जो है ज़्यादा एनर्जी मिल पाती है, क्योंकि जब सामने आपको टाइगर दिख रहा है और आपको भागना है, यू ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रन, राइट। बस आपके दिमाग ने बोल दिया या आपके नर्वस सिस्टम ने आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि तू भाग, उसी से तुम भाग नहीं सकते हो। योर बॉडी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड टू रन, राइट। अब टाइगर पीछे पड़ा है तो आपको बहुत ही तेजी से भागना पड़ेगा, बहुत देर तक भागना पड़ेगा, तब जाके आप बच पाओगे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन के एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे शायद कि हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ एक नर्वस सिस्टम काफ़ी नहीं होता है। नर्वस सिस्टम के अपने रोल्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अपने रोल्स हैं। तो बच्चों, काफ़ी देर से मैं ये कह रही हूँ कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होते हैं काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन कौन से होते हैं वो ग्लैंड्स, चलो देखते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ऑफ पैनक्रियास, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो ये सारे होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ये सारे मिल करके बनाते हैं द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से इन सारे ग्लैंड्स के लोकेशन को देखेंगे कि हमारे बॉडी में कहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं, ये कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। और इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम बस फटाफट से देखते चलेंगे। जब हम इन सबके फंक्शन देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो बच्चों शुरुआत करेंगे सबसे पहले ग्लैंड के साथ, विच इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का लोकेशन होता है ब्रेन में लोकेटेड होता है ये। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, दोनों के बीच का जोड़ जो है, जो लिंक है, वो है हाइपोथैलेमस। कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है ये? रिलीजिंग हॉर्मोन्स, RH ऐसे भी याद रख सकते हो। और इन हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? दे कंट्रोल हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नाउ ये बड़ी कमाल की बात हो गई कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला जो हार्मोन है उसका काम ये होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होंगे वो कब और कैसे होंगे उसको कंट्रोल करता है ये। Isn't that interesting? Superb. चलो आगे बढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। और इसके हार्मोन सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। एग्जैक्टली। तो इसी कारण से इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी सबको कंट्रोल करता है। सो इट्स द मास्टर। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, जिसमें एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब होता है। ठीक है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये भी ब्रेन में पाया जाता है। इनफैक्ट इट इज अटैच्ड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को हमने रेड और ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, राइट। सो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे अटैच्ड रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आता है सवाल कि भाई ये कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है? तो ये कई सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पर सारे पांचों के पांचों नए नए से नाम हैं, ढेर सारे नाम भी हैं, तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहीं पे ले लो एक मेमोरी टिप। अगर इन पांचों नाम को देखो तो एक आसान तरीका क्या हो सकता है? ग्रोट्रोप्रो एंटॉक्स, ऐसे याद रख लो। ग्रोट्रोप्रो, ग्रोथ, ट्रॉफिक, प्रोलैक्टिन, एंटऑक्स, एंटी ड्यूरेटिक और ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो ये पांचों हार्मोन्स रिलीज करता है पिट्यूटरी। बात करेंगे फंक्शंस की। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ये रेगुलेट करता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ऑफ कोर्स। इसके बाद है ट्रॉफिक हार्मोन। इनका काम होता है दूसरे ग्लैंड के हार्मोन सिक्रीशन को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना। कौन से दूसरे ग्लैंड्स? जैसे कि थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक ओवरीज एंड टेस्टिस, इनको रेगुलेट करता है ये। तो इसीलिए ट्रॉफिक हार्मोन के अंदर अलग अलग स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं टू डू स्पेसिफिक जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव थायरोट्रॉफिन, जिसका काम होता है टू रेगुलेट द हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड से थायरोट्रॉपिन याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज कॉर्टिकोट्रॉफिन। कॉर्टिकोट्रॉफिन का काम क्या होता है? टू रेगुलेट द हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का जो हार्मोन सिक्रीट होगा उसको कंट्रोल करता है कॉर्टिकोट्रॉफिन। एंड देन वी हैव एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स किसको रेगुलेट करता है? ओवरीज एंड टेस्टिस, विच आर द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हॉर्मोन्स, राइट। तो इस तरीके से जो ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं इनका काम ही होता है दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन सिक्रीशन को रेगुलेट करना। द नेक्स्ट इन क्यू इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? लैक्टिन, लैक्टो इज समथिंग रिलेटेड टू मिल्क। एग्जैक्टली। तो जैसे कि हम सभी देखते हैं जब भी एक बच्चा पैदा होता है, आफ्टर दैट ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ्स वो बेबी ब्रेस्ट फीड करता है, right? Now why is the baby able to breastfeed? Because the mother's body is able to produce milk, right? अब मिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एक फीमेल की बॉडी में मैमरी ग्लैंड से, राइट। सो ये मैमरी ग्लैंड्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। तो इसीलिए देखो नाम से याद रख सकते हो, तो प्रोलैक्टिन मतलब समथिंग रिलेटेड टू मिल्क। मिल्क प्रोड्यूस करता है मैमरी ग्लैंड्स और ये मैमरी ग्लैंड्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है प्रोलैक्टिन। ठीक है। अगला नंबर कौन से हार्मोन का है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का काम होता है बॉडी का वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करना, ताकि हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस ना तो बहुत कम हो जाए ना तो बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है। एंड फाइनली ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। बर्थ हार्मोन क्यों? क्योंकि व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट
एंड देन आफ्टर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, द चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द वुमेन्स यूटरस, राइट, वो अपनी मदर की बॉडी से बाहर आता है. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज चाइल्ड बर्थ, इसको हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं. और इस दौरान क्या होता है, यूटरस, मदर की बॉडी का जो यूटरस होता है जिसके अंदर वो बेबी 9 months तक था, वो यूटरस के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए उस बच्चे को मदर की बॉडी से बाहर निकालते हैं. सो ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूटरस मसल्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल और इसी वजह से इसे कहा जाता है बर्थ हार्मोन. नाउ दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि किस हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन कहते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीटोसिन. इनफैक्ट इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है. नाउ यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि बहुत बार जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, अब मिल्क वर्ड से बहुत बार बच्चे लिख देते हैं प्रोलैक्टिन और वो हो जाता है गलत जवाब, क्योंकि प्रोलैक्टिन का काम होता है मैमरी ग्लैंड्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, राइट. मिल्क एक्सपल्शन में उनका कोई रोल नहीं होता है, उनका सिर्फ काम होता है मैमरी ग्लैंड्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, इसीलिए वो प्रोलैक्टिन है. ठीक है, प्रोलैक्टिन, प्रो मतलब पहले, मतलब ऐसे याद रख लो, लैक्टो इज मिल्क, मिल्क निकलने के पहले जो मैमरी ग्लैंड्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन. अच्छा, इसे हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्यों कहते हैं ऑक्सीटोसिन को, क्योंकि बेबी होने के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जिस पीरियड के दौरान मदर्स बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उस पीरियड के दौरान जो मिल्क का एक्सपल्शन होता है, मतलब मिल्क जो मैमरी ग्लैंड से बाहर निकल के आता है, दैट एक्सपल्शन ऑफ मिल्क इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन. इसी वजह से इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहा जाता है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड ढेर सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है और इन हार्मोन्स के बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शंस भी हैं हमारे बॉडी में. अगला नंबर है पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड के लोकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज फाउंड इन द मिडल ऑफ द ब्रेन, ये भी ब्रेन के बीचों बीच पाया जाता है. कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है ये रिलीज करता है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन जिसे हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है नहीं, हार्मोन ऑफ डार्कनेस, बट ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेलाटोनिन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेलाटोनिन के बारे में कि अंधेरे में इनका जो अमाउंट होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो बढ़ता जाता है. मतलब शाम से जैसे ही इवनिंग होती है तो मेलाटोनिन का जो अमाउंट होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो बढ़ते रहता है और वो बढ़ता जाता है एंड इट इज एट इट्स पीक इन अर्ली मॉर्निंग. उसके बाद फिर ड्यूरिंग द डे जो है इसका अमाउंट नहीं बढ़ता है, ड्यूरिंग द डे कुछ और होता है. और मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, इट प्रोमोट्स स्लीप, राइट. मतलब मेलाटोनिन हार्मोन का जितना अमाउंट ज़्यादा होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमें उतनी ज़्यादा नींद आती है. इनफैक्ट दिस इज़ वेयर वी टॉक अबाउट बॉडी क्लॉक. हम अक्सर बात करते हैं राइट बॉडी क्लॉक की, स्लीप वेकअप साइकिल की. आप सभी ने नोटिस किया होगा जैसे जैसे रात का टाइम आता है हम सबको नींद आने लगती है, राइट. सुबह के टाइम पे नींद अगर आप अलार्म से ना भी उठो तो हो सकता है 1-2 घंटे बाद उठोगे, बट स्टिल ड्यूरिंग द डे यू विल वेक अप, राइट. तो ये जो हमारा स्लीप वेकअप का साइकिल है इसे कौन कंट्रोल करता है, इसे कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स, राइट. तो देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी यहाँ पे बताती हूँ. जैसे मैं बता रही थी मेलाटोनिन क्या होता है, ये स्लीप को प्रोमोट करता है और इनका जो अमाउंट होता है वो इवनिंग में बढ़ता है, बढ़ते ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग ये पीक पे होता है. अब ड्यूरिंग द डे एज वी गेट एक्सपोजर टू सनलाइट तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक और हार्मोन का रिलीज होता है विच इज कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल जो है ये हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है टू वेक अप, राइट. तो इस वजह से ड्यूरिंग द डे हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है जो हमें जगने को कहता है, एंड ड्यूरिंग द नाइट हमारे बॉडी में मेलाटोनिन ज़्यादा होता है जो हमें सोने को कहता है. तो इस तरीके से हमारा बॉडी क्लॉक चलते रहता है. इनफैक्ट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब कभी आप कोई बहुत बाहर की कंट्री ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जांपल वी आर इन इंडिया, अब लेट्स से कि आप यूएस ट्रैवल करते हो, राइट. तो जैसे ही आप इंडिया से यूएस जाते हो तो आपका जो ये डे और नाइट का जो साइकिल है ना वो ही बदल जाता है. जिस टाइम पे यहाँ पे दिन हो रहा होता है वहाँ पे रात हो रही होती है, राइट. तो इसीलिए आप जेट लैग एक्सपीरियंस करते हो क्योंकि इनिशियली जब आप वहाँ जाते हो
आपका बॉडी क्लॉक जो है ना वो इंडिया के रात और दिन के हिसाब से सेट था, राइट। तो आपका बॉडी क्लॉक ऐसे सेट था कि भाई इतने घंटे के बाद रात होने वाली है, इतने घंटे के बाद दिन होने वाली है। तो आपके बॉडी को पता था ठीक है इतने घंटे के बाद सोने को मिलेगा, फिर जगेंगे, फिर सोने को मिलेगा। बट जैसे आप वहाँ पे जाते हो तो इनिशियली बॉडी को थोड़ा टाइम लग जाता है टू गेट एडजस्टेड विथ द न्यू पैटर्न। और इसी वजह से जब आप इस तरीके का ट्रैवल करते हो तो इनिशियली आपका जो स्लीप पैटर्न है उसमें थोड़े से डिस्टर्बेंसेस होती हैं। हालांकि कुछ टाइम के बाद यू अगेन गेट एडजस्टेड विद द न्यू टाइमिंग, है ना। तो उस तरीके से आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है, ठीक है। तो चलो एनीवेज ये सारी बातें छोड़ो, हम क्या बात कर रहे थे, हम पीनियल ग्लैंड की बात कर रहे थे जो कि ब्रेन में लोकेटेड होता है, जो सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन का काम क्या होता है, टू रेगुलेट द स्लीप वेकअप साइकिल। तो प्यारे बच्चों अगला नंबर है थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, लैरिंग्स के ठीक नीचे। लैरिंग्स बोले तो वॉइस बॉक्स। सो लैरिंग्स जो है ये एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे नेक के बीचों बीच पाया जाता है। इसे वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके होने की वजह से ही हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। ये जो मैं बोल रही हूँ आप सुन पा रहे हो, ये वॉइस प्रोडक्शन लैरिंग्स के वजह से हो रहा है। और ठीक इस लैरिंग्स के नीचे पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। अगर आप थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखो तो इसमें 2 लोब्स होते हैं ट्रैकिया के दोनों तरफ। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। ये जो हमारा विंड पाइप होता है ना, ये विंड पाइप समवेयर बीचों बीच जा रहा होता है। विंड पाइप के दोनों तरफ इनके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो लोकेशन तो हो गया क्रिस्टल क्लियर। अब ये रिलीज कौन से हार्मोन्स करते हैं, तो 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, थायरॉक्सिन एंड कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन फंक्शन देखेंगे अब। थायरॉक्सिन क्या करता है, ये सेल्यूलर ऑक्सीडेशन में मदद करता है। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन मतलब हम सभी को पता है राइट कि जो भी खाना हम खाते हैं एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। खाने से हमें एनर्जी मिलती है काम करने की, सारी चीजें करने की, है ना। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये सेल्यूलर लेवल पे होता है, हर सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो सेल्यूलर ऑक्सीडेशन के दौरान फूड के अंदर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे मेटाबोलाइज होते हैं, तभी तो एनर्जी रिलीज होती है ना। तो ये इन्हीं के मेटाबॉलिज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है या फिर कह सकते हो रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। एक और हार्मोन है विच इज कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन नाम में कैल्सी है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है। जब कभी भी ब्लड के अंदर कैल्शियम या फॉस्फेट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये उसे घटा देता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि थायराइड ग्लैंड एक क्वाइट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि इसके जो हार्मोन्स हैं थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन, ये क्या करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है हमारे बॉडी के अंदर। इसके अलावा ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल सही होना ये भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है, राइट। तो काफी क्रूशियल रोल्स प्ले करते हैं ये हार्मोन्स। नेक्स्ट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड नाम से पता चल रहा है कि इसका थायराइड से कोई कनेक्शन है एंड एब्सोल्युटली यस। इसकी लोकेशन को अगर हम देखें तो ये थायराइड ग्लैंड के ही डॉर्सल सरफेस में लोकेटेड होता है। डॉर्सल सरफेस बोले तो उसका अपर सरफेस। सो थायराइड ग्लैंड के सरफेस के ऊपर ही हमें 4 छोटे छोटे ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब बात करेंगे इनके हार्मोन्स की, तो ये रिलीज करता है पैराथ हार्मोन। अब बात करेंगे इसके फंक्शन की, तो पैराथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करना। अब आपको कुछ सुना सुना सा लगेगा ये बात, क्योंकि आपको लगेगा कि थोड़ी देर पहले जब मैम ने कैल्सीटोनिन हार्मोन की बात करी थी वहां भी मैम ने यही कहा था, है ना। तो एग्जैक्टली यू आर राइट, यू आर गेटिंग इट राइट। दोनों में बड़ा ही एक मज़ेदार लिंक है। देखो जब मैंने कैल्सीटोनिन की बात करी थी तो मैंने क्या कहा था कि कैल्सीटोनिन क्या करता है, जब कैल्शियम या फॉस्फेट का ब्लड में लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कैल्सीटोनिन उसे डिक्रीज कर देता है, ठीक है, यही बोला था मैंने। अब यहाँ पे पैराथ हार्मोन का काम एग्जैक्टली उल्टा है। जब कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल ब्लड में बहुत कम हो जाता है तो ये उसे बढ़ा देता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट रोल, है ना। तो मतलब कैल्सीटोनिन क्या करता है, जब ऑलरेडी ये बढ़े हुए होते हैं तो उसे घटाता है। तो कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को घटाना, और पैराथ हार्मोन का काम होता है इनके लेवल को बढ़ाना। तो अब आप खुद देखो, एक हार्मोन है जो उनके लेवल को घटा रहा है, एक उनके लेवल को बढ़ा रहा है, तो यानी कि दोनों मिला के कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को ब्लड में बिल्कुल मेंटेन रखेंगे,
है कि नहीं? इनफैक्ट यही करते हैं ये दोनों हार्मोन साथ में मिलके। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये पेयर्स में अकर करते हैं, मतलब 2 एड्रिनल ग्लैंड होते हैं और ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? ये लोकेटेड होते हैं किडनी के जस्ट ऊपर। सो दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होते हैं। बात अगर करें कि कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है ये, तो ये रिलीज करते हैं 2 हार्मोन्स, एड्रेनालिन एंड कॉर्टिकॉइड्स। एड्रेनालिन नाम से कुछ याद आया? कुछ तो याद आना चाहिए, अगर आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो तो याद आया एड्रेनालिन, फाइट और फ्लाइट। जब हमारे सामने शेर आ जाता है तो हमारे बॉडी को कौन प्रिपेयर करता है भागने के लिए? एग्जैक्टली, यू गॉट इट। तो एड्रेनालिन और कॉर्टिकॉइड्स, तो अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? पहला फंक्शन तो इनका होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो हार्मोन है, चूंकि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो ये उसे मैनिपुलेट करके, अगर बॉडी को अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो इस मेटाबॉलिज्म के साथ प्ले अराउंड करके वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को सप्लाई करा सकता है उस टाइम पर, राइट। सिमिलरली ये बीपी को रेगुलेट कर सकता है, ये हार्ट रेट को रेगुलेट कर सकता है। इनफैक्ट ये इस तरह के सामने शेर आ जाने वाले जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में बेसिकली बॉडी को प्रिपेयर करता है, राइट। एंड दैट इज द रीजन इन हॉर्मोन्स को हम कहते हैं इमरजेंसी हॉर्मोन्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, नाम बहुत ही फैंसी है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये नाम दिया गया है पैनक्रियास के एंडोक्राइन वाले पार्ट के लिए। मतलब पैनक्रियास हम सभी को पता है जो स्टमक के नीचे लोकेटेड होता है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर हम पैनक्रियास की काफ़ी चर्चा करते हैं, बिकॉज पैनक्रियास से मिलता है हमें पैनक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन में बहुत मैसिवली मदद करता है ना। अब इस पैनक्रियास का ही वो वाला पोर्शन जो एंडोक्राइन है, यानी कि जो को क्या करता है, जो हार्मोन सिक्रीट करता है, उस पार्ट को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? तो ये सिक्रीट करते हैं 2 हार्मोन्स, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। वेरी इंटरेस्टिंग अगेन कि ये जो 2 हार्मोन्स हैं इनका फंक्शंस अगेन आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों मिल करके दोनों का एक साथ में देखा जाए तो कलेक्टिवली दे हैव अ कॉमन गोल, बट दोनों का इंडिविजुअली जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे से। तो कलेक्टिवली इनका कॉमन गोल ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना है। ब्लड में जो शुगर का लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है, वो ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम। तो दोनों मिल करके उसको मेंटेन रखते हैं। कैसे? इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको घटाना। जब कभी भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन उसे कम कर देता है। इनफैक्ट आपने भी ऐसा सुना होगा कि किसी को डायबिटीज़ थी, किसी का शुगर बहुत बढ़ गया था, तो उसे इंसुलिन दिया गया बाहर से, राइट। तो इंसुलिन देने से क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो घट जाता है, ठीक है। बेसिकली कैसे घट जाता है? ब्लड में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। तो इस तरीके से ब्लड का जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और ये काम करता है इंसुलिन। दूसरी तरफ ग्लूकागॉन क्या करता है, आप खुद ही बता दोगे। आई एम प्रिटी श्योर आप खुद ही बता दोगे। एग्जैक्टली, ग्लूकागॉन क्या करता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको बढ़ा देता है। एग्जैक्टली, यानी कि ये एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन करवाता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कराता है ग्लूकोज में, राइट। तो अगर इंडिविजुअली आप देखो तो इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज कम कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है। ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। तो दोनों के फंक्शन ऑपोजिट हुए, बट दोनों साथ में मिल करके क्या कर रहे हैं, दोनों ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रख रहे हैं, ना तो उसको बढ़ने दे रहे हैं ना ही उसको घटने दे रहे हैं। ओवरीज जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, वेयर आर दे लोकेटेड? इन द पेल्विक कैविटी ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के नीचेले पेल्विस वाले हिस्से में लोकेटेड होते हैं ओवरीज। कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये? देयर आर 2 हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और क्या करते हैं ये हार्मोन्स? इनका फंक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, जो कि आगे जाके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, इंटरकोर्स के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोले तो ये वो वाले कैरेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बट दे डू प्ले अ रोल। इस
तरह के कैरेक्टर्स किसी भी फीमेल में ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल द अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर, द एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, तो इस तरह के कई सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। द चेंज इन वॉइस, द हाई पिच ऑफ द वॉइस, तो इस तरह के चेंजेस जो हमें प्यूबर्टी के अराउंड देखने को मिलते हैं, दे आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाई दीज हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। In fact, most importantly, the menstrual cycle that happens in women, that is also in a way controlled by these hormones. Testis, जो कि male reproductive system का एक बहुत important part है. Where are they located? They are located in the scrotum in males. Male reproductive system को अगर हम देखें तो scrotum, what exactly is scrotum? Scrotum आप कह सकते हो एक स्किन से बना हुआ एक बैग विच इज स्लाइटली लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी. ऑब्वियसली इट इज कनेक्टेड टू द बॉडी बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन ये हमारे बॉडी के स्लाइटली बाहर लोकेटेड होता है. इट इज लाइक अ पाउच और अ बैग ऑफ स्किन जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और स्टोर भी होते हैं. सो स्पर्म्स आर द मेल सेक्स सेल्स. जैसे हम आगे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर वी विल सी दैट स्पर्म प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल. स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से ही एग बनता है जो आगे जाके एक नया ह्यूमन बीइंग बनता है, जो आगे जाके एक बेबी बनता है. राइट तो ये जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होती है, जो डिजायर्ड टेम्परेचर होता है, दैट टेम्परेचर हैज़ टू बी लेसर देन द टेम्परेचर इनसाइड आवर बॉडी. इसी वजह से ये स्क्रॉटम जो है वो बॉडी से स्लाइटली बाहर होता है जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और स्टोर भी होते हैं. ओके, सो वी फेयरली गॉट एन आइडिया कि वेयर टेस्टिस आर लोकेटेड. नाउ व्हाट इज द हार्मोन दैट दे सिक्रीट? टेस्टोस्टेरॉन. सो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन तो याद रह ही जाएगा. एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? ये भी एग्जैक्टली वही करता है जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन करते हैं फीमेल्स के लिए. तो बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल जेनाइटल ऑर्गन्स, जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है. इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेन. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेन में क्या होंगे? जैसे कि अगेन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ग्रोइंग वाले जो एज होता है, जो एडोलेसेंस वाला फेज होता है, उस दौरान व्हाट आर द चेंजेस दैट वी जनरली नोटिस इन अ मैन? अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर जैसे कि बियर्ड्स, मुस्टैचेस, appearance of chest hair, heavy musculature, in fact deep voice, the change in voice. तो इस तरह के जो changes हैं, all of these indicate the secondary sexual characters in males. तो प्यारे बच्चों, अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं सभी हॉर्मोन्स के बारे में जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है. अब हॉर्मोन्स के बारे में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हॉर्मोन्स हमें चाहिए बिल्कुल सही क्वांटिटी में, ना तो ज़्यादा ना ही कम, है ना. अब ज़्यादा होगा तो भी गड़बड़, कम होगी तो भी गड़बड़. जैसे मान लो अगर मैं ग्रोथ हार्मोन की बात करूं, अगर वो कम रहा, जिसे हम कहते हैं हाइपो एक्टिविटी. हाइपो मतलब लेस, हाइपर मतलब ज़्यादा. हम कहते हैं ना बहुत हाइपर है ये, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है. तो अगर हाइपो एक्टिविटी रही ग्रोथ हार्मोन की तो क्या हो जाएगा? कम एक्टिव होने की वजह से ड्वार्फिज्म हो सकता है, यानी कि एकदम छोटू सा ड्वार्फ बन जाएगा. अगर ये हाइपर एक्टिव रहा ग्रोथ हार्मोन तो क्या हो जाएगा? बड़ा सा जायंट बन जाएगा, यानी कि गिगैंटिज्म हो जाएगा. राइट, तो यानी कि ग्रोथ हार्मोन चाहिए लेकिन सही क्वांटिटी में चाहिए. उसी तरीके से अगर हम एग्जांपल ले इंसुलिन का, अगर इंसुलिन की हाइपो एक्टिविटी हो गई या फिर हाइपो सिक्रीशन, मतलब कम सिक्रीशन अगर हुआ इंसुलिन का, तो क्या होगा? आप बताओगे मुझे क्या होगा? इंसुलिन करता क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है. अब अगर इंसुलिन गायब हो जाए तो क्या होगा? गायब हो जाए या फिर बहुत कम मात्रा में रहे तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा और डायबिटीज हो जाएगा. एग्जैक्टली. अगर बात करें थायराइड हार्मोन की, थायराइड हार्मोन के एबनॉर्मल प्रोडक्शन से हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म. हाइपरथायराइडिज्म नाम से ही समझ रहे हो, अगर बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो जाए. हाइपो मतलब बहुत कम थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो. अब देखो हाइपोथायराइडिज्म से क्या हो सकता है. देखो अगर बहुत कम थायराइड हार्मोन होगा, थायराइड हार्मोन मैंने बताया था सेल्यूलर ऑक्सीडेशन में काम आता है, मेटाबॉलिज्म में काम आता है. अब अगर वो हार्मोन ही बहुत कम है, उससे बच्चों में रिटार्डेड मेंटल ग्रोथ, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जिस कंडीशन को कहा जाता है क्रेटिनिज्म. ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म से क्रेटिनिज्म हो सकता है. तो देखो बच्चों,
कितनी क्रूशियल चीज़ें हैं, मतलब हार्मोन का सही मात्रा में होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनने में लग रहा था ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, बट नहीं चलेगा। थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो उससे बहुत मेजर इम्पैक्ट हो सकता है किसी भी ह्यूमन बीइंग पर, है ना। उसी तरीके से थायराइड के एबनॉर्मल बिहेवियर से, थायराइड ग्लैंड जब एबनॉर्मली बिहेव करता है तो हमें एक और कंडीशन देखने को मिलता है जो शायद आप लोगों ने काफ़ी कॉमनली सुना भी होगा, विच इज़ कॉल्ड गॉइटर। देखा होगा कि ये जो नेक वाला जो एरिया होता है ना, जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्वोलन टाइप से होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड गॉइटर। और ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन कहाँ से आ गया? ये जो थायराइड हार्मोन होता है ना, थायरॉक्सिन, बताया था मैंने, थायराइड ग्लैंड एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। तो ये जो थायरॉक्सिन का जो सिंथेसिस होता है, थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आपकी बॉडी में आयोडीन ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि थायराइड हार्मोन बन नहीं पा रहा है, राइट। तो यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा। इनफैक्ट इसी वजह से आपने देखा होगा टीवी में कई ऐसे ऐड आते हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई आयोडाइज्ड सॉल्ट खाया करो, क्योंकि आयोडाइज्ड सॉल्ट के माध्यम से आपकी बॉडी को आयोडीन मिल रहा है, तो उससे क्या है कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग में जो है ना दिक्कत नहीं आती है। प्यारे बच्चों, यहीं पर खत्म होता है हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमने देख लिया हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन से केमिकल कोऑर्डिनेशन बना रहता है। एक एक हार्मोन एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है, कोई ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है, तो कोई रिप्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है। तो सभी ने अलग अलग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी है, काम को बांट रखा है। और ये सारे हार्मोन्स सही क्वांटिटी में अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो तो हमारा कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो बिल्कुल स्मूथली चलता रहेगा। सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का आई थिंक अब सबको आइडिया लग गया होगा, बिकॉज हमने स्पेसिफिकली हर एक ग्लैंड को और उनसे रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स के फंक्शंस को भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बाद अब बारी है नर्वस सिस्टम की। हालांकि नर्वस सिस्टम के बारे में हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही थोड़ा डिस्कशन कर लिया था, थोड़ा ओवरव्यू आप सभी को मिल गया था कि नर्वस सिस्टम का काम क्या है, नर्वस सिस्टम जरूरी क्यों है। बट अब बारी है नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने की, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ये सिस्टम एनेबल करता है, इस सिस्टम का फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन या फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है नर्वस सिस्टम। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि स्कूल्स में जनरली एक एक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी विंग का कोई कोऑर्डिनेटर होता है, मिडिल विंग का कोई कोऑर्डिनेटर होता है, कोई सीनियर कोऑर्डिनेटर होता है, राइट। तो कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? ये टीचर और प्रिंसिपल के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, टीचर और पेरेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट। तो ठीक इसी तरीके से कुछ रोल होता है नर्वस सिस्टम का भी, ठीक है। अब जब मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ कि भाई डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हमें कम्युनिकेट करना होता है लोगों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे फैमिली मेंबर से जो हमारे सामने नहीं बैठे हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? फ़ोन से, राइट। अब आप सोच के देखो कि ये फ़ोन पे कम्युनिकेशन हम उतने ही लोगों तक कर सकते हैं या फिर हम वहाँ तक ही कर सकते हैं जहाँ तक फ़ोन लाइन का नेटवर्क हो, है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से नर्वस सिस्टम के अंदर भी ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन वहीं तक हो सकता है जहां तक नर्व सेल्स का नेटवर्क हो। एग्जैक्टली। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां से हमें ये पता चलता है कि भाई नर्वस सिस्टम किस तरह का रोल प्ले करता है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में। जैसे मान लो कि आप सड़क पे चल रहे हो या फिर आप किसी फॉरेस्ट में ट्रिप पे गए हो, आप अपना मस्त वॉक कर रहे हो, सडनली आपको दूर दिख गया एक टाइगर, काफ़ी दूर है आपसे, बट जैसे ही राइट एट द साइट ऑफ द टाइगर आप क्या करोगे? वहाँ खड़े रहोगे? नॉट रियली, इफ़ यू आर नॉट टू ब्रेव। तो आप क्या करोगे? टाइगर दिखते ही आप वहाँ से भागने लगोगे, राइट। अब देखो क्या हुआ, टाइगर को आपने देखा, आपके दिमाग में ये बात चली कि अरे यार टाइगर है, टाइगर मुझे खा सकता है, टाइगर मुझे पे अटैक कर सकता है, राइट। ये सारी बातें आई आपके दिमाग में, फिर आपने भागना शुरू किया। तो बेसिकली आपके बॉडी पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि जब आपने भागना शुरू किया तो आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपके पैर काम कर रहे हैं, बेसिकली आपके मसल्स दे आर लाइक सुपर एक्टिव। तो इसका मतलब ये जो आपके दिमाग में जो बात आई, आपके मसल्स तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची, यानी कि कहीं ना कहीं इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ, राइट। सिमिलरली जब हम किसी भी एक लेट से एक बहुत ही गर्म तवा है, उसमें गलती से अगर आप हाथ लगा लो,
ज़रा सा टच कर लो, तुरंत आप अपना हाथ हटा लेते हो, राइट? तो कुछ ऐसा हुआ जिससे आपके हाथ तक ये इन्फॉर्मेशन आई कि भाई हाथ हटा, हाथ को पीछे लो, राइट? तो इसका मतलब हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, एंड दिस इज वेयर एग्जैक्टली वी टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, नर्वस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि इन टर्म्स को हम अक्सर ही यूज करते रहेंगे जैसे जैसे हम नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टर्म है स्टिम्युलस, जिसका प्लूरल है स्टिम्युलाई। स्टिम्युलस क्या होता है? कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं। हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं मतलब हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी टिश्यू कोई रिस्पॉन्स देता है, उस इवेंट को हम कहते हैं स्टिम्युलस। एग्जाम्पल को देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस सपोज कि कहीं पे आग लगी हुई है। आग लगी हुई है मतलब लेट्स से कि कहीं पे कैंडल जल रही है या कुछ भी फायर है वहाँ पे। अब गलती से मान लो हमारा हाथ वहाँ पे चला जाता है, गलती से हम तुरंत, हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता है, हम तुरंत वहाँ से पीछे हटाते हैं, तुरंत हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, राइट? अब हमारा रिस्पॉन्स था ये जो पीछे हट आना था, दिस वाज द रिस्पॉन्स। बट ये रिस्पॉन्स ट्रिगर किसकी वजह से हुआ? उस फायर की वजह से या फिर उस हीट की वजह से। तो वो जो फायर है दैट इज द स्टिम्युलस, यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता हो। ठीक है, मान लो एक यम्मी, बहुत सुपर यम एक बर्गर अगर मेरे सामने रखा हुआ है, ठीक है, और उस बर्गर को देखते ही ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो इस केस में रिस्पॉन्स क्या है? मुंह में पानी आना। किसकी वजह से आ रहा है? उस यम बर्गर की वजह से, यानी कि बर्गर इन दिस केस इज द स्टिम्युलस। मान लो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही है, फ़ोन की घंटी बज रही है, ठीक है। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है तो मेरा रिस्पॉन्स क्या रहता है? मान लो कि मैं किचन में खाना बना रही हूँ, फ़ोन पड़ा हुआ है ड्राइंग रूम में। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी तो मेरा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्या होता है? मैं तुरंत उसको छोड़ के, खाना जो भी बना रही थी उस काम को छोड़ के मैं तुरंत ड्राइंग रूम की तरफ जाती हूँ और फ़ोन पिक करती हूँ। तो ये मेरा रिस्पॉन्स है, राइट? फ़ोन की घंटी बजने की वजह से मेरे मसल्स काम करने लगे, मैं वॉक करने लगी, ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी, फ़ोन को पिक करने लगी, करेक्ट? तो स्टिम्युलस क्या है यहाँ पर? रिंगटोन ऑफ द फोन, राइट? तो कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है उसे हम कहते हैं स्टिम्युलस, ठीक है? ये था पहला टर्म। दूसरा टर्म है रिस्पॉन्स, मतलब उस स्टिम्युलस को देखते हुए हम जो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी रिएक्शन हम थ्रो करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स। वेरी वेरी सिंपल। जैसे ही हमने फायर में हमारी उंगली आ गई या फिर हाथ आ गया गलती से, तो हम पीछे हटाए, दैट इज द रिस्पॉन्स। गरम कप को जैसे ही टच किया हमने हाथ तुरंत हटा लिया, दैट इज द रिस्पॉन्स। जैसे ही हमने बर्गर को देखा हमारे मुंह में पानी आने लगा, सो द वाटरिंग ऑफ माउथ, दैट इज द रिस्पॉन्स। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी मैं फ़ोन की तरफ जाने लगी फ़ोन पिक करने के लिए, राइट? दैट इज़ द रिस्पॉन्स। तो ये सारे रिस्पॉन्स हैं। तीसरा टर्म है रिसेप्टर्स या फिर सेंसरी ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स वो हैं, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इन स्टिम्युलाई को रिसीव करते हैं, ठीक है? मतलब चाहे ये स्टिम्युलाई हमारे बॉडी के बाहर हो या फिर बॉडी के अंदर हो, राइट? ये जो स्टिम्युलस है, इस तरह की जो इवेंट है जिसकी वजह से हम रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि खाना खाते खाते ना अचानक गले में कुछ फंस जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम खांसने लगते हैं, राइट? तो यहाँ पे स्टिम्युलस क्या है? गले में खाने का फंसना, दैट इज द स्टिम्युलस। और रेस्पॉन्स क्या है? हमारा खांसना, करेक्ट? तो अब ये जो स्टिम्युलस है ये हमारे बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, राइट? तो इस स्टिम्युलस को जो रिसीव करता है, जो ऑर्गन इसे रिसीव करता है, उसे हम कहते हैं रिसेप्टर या फिर सेंसरी ऑर्गन्स। जैसे समझो इस बात को, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ़ोन की घंटी बजी, ठीक है? जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी हम चलने लगे। हम क्यों चलने लगे? हमें कैसे, कौन सा वो बॉडी पार्ट है हमारा या कौन सा वो ऑर्गन है हमारा जिसने फ़ोन की घंटी को सुना? रिसीव किसने किया? हमारे ईयर्स ने। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यानी कि ईयर क्या है? ईयर हमारा सेंसरी ऑर्गन है, ईयर हमारा रिसेप्टर है जिसने उस स्टिम्युलस को रिसीव किया। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरीके से लेट अस से जब हमने एक यम बर्गर को देखा, राइट? तो सबसे पहले उस यम बर्गर को हमने क्या किया? हमने देखा। अगर मेरी आंखों में पट्टी बंधी होती तो मुझे बर्गर दिखता ही नहीं। अगर बर्गर दिखता ही नहीं तो मेरे मुंह में पानी भी नहीं आता, है कि नहीं? तो उस केस में उस बर्गर को देखते ही मेरे मुंह में पानी आया, यानी कि उस स्टिम्युलस को रिसीव किसने किया? मेरी आंखों ने रिसीव किया। एग्जैक्टली समझ रहे हो बातों को,
है ना। अब उसी तरीके से जैसे फायर में जैसे ही मेरा हाथ गलती से चला गया, किसने रिसीव किया उस हीट को? फायर में क्या था, बहुत सारा हीट था, उस हीट को रिसीव किसने किया? मेरी स्किन ने, टच से वो फील आया मुझे, मेरे स्किन ने वो रिसीव किया, राइट। और जैसे ही स्किन को लगा कि अरे ये तो बहुत गर्म है, तो हम पीछे हटाए। तो बेसिकली स्टिमुलस को रिसीव किसने किया? स्किन ने रिसीव किया। तो इस तरह के सेंसरी ऑर्गन्स को हम कहते हैं, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर या फिर सेंसरी ऑर्गन्स। फाइनली द फोर्थ टर्म विच इज इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन मतलब ये वैसे ऑर्गन्स हैं जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस का जो रिएक्शन होता है या जो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स जो ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन्स क्यों? क्योंकि वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ही हमने फायर पे हाथ हमारा गलती से गया, हमने क्या किया? हमने हाथ को पीछे कर लिया। हाथ को पीछे करने के लिए कौन सा ऑर्गन काम किया? सोच के बताओ। हाथ मेरा ऐसे पीछे हुआ, कैसे पीछे हुआ? जो मसल्स हैं वो मसल्स काम किए, राइट। देखो हाथ पीछे हो रहा है, मेरा पैर भी पीछे जा रहा है, सो माय मसल्स आर इन एक्शन। तो मसल्स यहाँ पर क्या है? दीज आर द इफेक्टर ऑर्गन्स। मतलब जो हमारा जो रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को जो ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर द इफेक्टर ऑर्गन्स। बात समझ में आई? तो बच्चों, नर्वस सिस्टम में ना हम इन 4 चीज़ों की बातें अक्सर किया करेंगे: स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग मीन्स होते हैं टू रिसीव द स्टिमुलस। अभी अभी हमने देखा कि कौन सा वो ऑर्गन होता है जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, रिसेप्टर। एग्जैक्टली। अब देखो रिसेप्टर भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि फोटो रिसेप्टर। फोटो बोले तो लाइट, यानी कि ये वैसे ऑर्गन्स होते हैं विच आर सेंसिटिव टू लाइट, जैसे हमारी आंखें, आईज आर सेंसिटिव टू लाइट, है ना। उसी तरीके से होता है फोनो रिसेप्टर्स। फोन कहाँ से सुनते हैं हम? कान से सुनते हैं, राइट। तो फोनो रिसेप्टर्स जो होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू साउंड। एग्जैक्टली। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टो क्या होता है? ये ऑल्फैक्टो इज फॉर स्मेल, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। फिर होता है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो वर्ड का मतलब ही होता है हीट, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो टेम्परेचर को सेंस कर पाते हैं, राइट। टेम्परेचर की, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, उसको सेंस कर पाते हैं, वो होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। एंड देयर इज वन मोर टाइप विच इज टैंगो रिसेप्टर्स। टैंगो बोले तो टच, जो सेंसिटिव होते हैं टू टच। तो इस तरीके से कई अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं और अलग अलग एनिमल्स इनमें से अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स को यूज करते हैं टू रिसीव द स्टिमुलस। तो बच्चों अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो नर्वस सिस्टम है, ये एनिमल किंगडम के अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से प्रेजेंट थे। एज इन हमने एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम पढ़े थे, राइट, जैसे कि पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एनेलिडा, निमैटोड्स, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग फाइलम पढ़े थे। हम लोग ये देखेंगे कि जैसे जैसे ये जो ऑर्गेनिजम्स थे ये कॉम्प्लेक्स होते गए, वैसे वैसे उनके अंदर पाए जाने वाले नर्वस सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होते गए, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें पॉरीफेरा की, यानी कि स्पॉन्जेस की, इनके अंदर नर्वस सिस्टम थे या ही नहीं, देयर वाज नो नर्वस सिस्टम एट ऑल। आगे बढ़ के अगर हम देखें सिलेंट्रेट्स के केस में, सिलेंट्राटा, तो यहाँ पर वी सॉ द सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन वाज एब्सेंट, ब्रेन था ही नहीं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट था। देन केम द प्लैटीहेल्मिन्थ्स, जहाँ पर थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम था। इनफैक्ट यहाँ पर लैडर लाइक नर्वस सिस्टम देखने को मिला, यानी कि सीढ़ी के तरह दिखने वाला नर्वस सिस्टम हमें पहली बार देखने को मिला इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स। फिर आए निमैटोडा या फिर निमैटोड्स, जहाँ पर हमें थोड़ा सा और बेटर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने को मिला। एंड देन केम द एनेलिड्स या फिर एनेलिडा। तो एनेलिडा फाइलम के अंदर नर्वस सिस्टम थोड़ा और बेटर डेवलप्ड था और यहाँ पर पहली बार हमें स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिले, राइट। सेंसरी ऑर्गन्स मतलब जो रिसेप्टर्स का काम कर सके, एग्जैक्टली ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स देखने को मिले। अगला था आर्थ्रोपॉड्स या फिर आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर नर्वस सिस्टम थोड़ा और वेल डेवलप्ड था, यहाँ पर भी लैडर लाइक नर्वस सिस्टम था, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई ब्रेन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखना शुरू होने लगा। इसके बाद मॉलस्क्स या फिर मॉलस्का, जहाँ पर नर्वस सिस्टम अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने लगा था। तो कंपेयर टू द प्रीवियस
फाइला, यहाँ पर हमें एक रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम देखने को मिला। फिर था एकाइनोडर्म्स या फिर एकाइनोडर्माटा। तो इस फाइलम में हमें एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम तो देखने को मिला ही, साथ एक और नई चीज देखने को मिली। यहाँ पर था रेडियल नर्वस सिस्टम। एग्जैक्टली देखो किस तरीके का नर्वस सिस्टम था, एग्जैक्टली रेडियल नर्वस सिस्टम था, जहां पर एक स्पेशलाइज्ड नर्व नेट हमें देखने को मिला। नर्व नेट का काम क्या था? नर्व सेल्स का नेटवर्क, राइट, ताकि वो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में मदद कर सके। एंड फाइनली द वर्टिब्राटा, जिसके अंदर हम लोग भी फॉल करते हैं, ऑल द मैमल्स फॉल अंडर द वर्टिब्राटा। अब वर्टिब्राटा के अंदर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमें देखने को मिला एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, जहाँ पर एक बहुत ही वेल डेवलप्ड ब्रेन देखने को मिला, स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिला, पेरिफेरल नर्व्स देखने को मिले, एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी वेल डेवलप्ड, वेल synchronized and a very complex nervous system। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान दो तो पॉरीफेरा से लेकर के वर्टिब्राटा तक जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रही, वैसे ही वैसे उनके नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती रही। तो बच्चों अब हम लोग अपना सारा का सारा फोकस डालेंगे ऑन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो बच्चों ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, इसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन हम एक नर्व सेल को कहते हैं, और ऐसे ही ढेर सारे न्यूरॉन्स, बहुत 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 सारे लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स जो हैं, ये सारे टुगेदर एक साथ मिल करके बनाते हैं द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल करके पूरे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं स्ट्रक्चरली। सिर्फ स्ट्रक्चरली ही नहीं बल्कि बहुत सारे न्यूरॉन्स साथ में मिल करके नर्वस सिस्टम को फंक्शन करवाते हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और साथ ही साथ फंक्शनल यूनिट भी है। तो बच्चों इससे पहले हम कुछ भी और डिस्कस करें नर्वस सिस्टम के बारे में, सबसे पहले देख लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से ही तो बना हुआ है कि नहीं? बड़े अच्छे से समझना, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तो किसी भी न्यूरॉन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, किसी भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, साइटॉन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। 3 पार्ट्स होते हैं। डायग्राम भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, और इसे बनाना बहुत आसान है। देखो एक स्टार जैसा बना हुआ है, राइट, बीच में एक नॉट एग्जैक्टली स्टार टाइप का, जिसके बाहर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड साइटॉन, ठीक है, यानी कि ये सेल बॉडी है। ये जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो एक लंबा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसके एंड में पुच्छी है, जिसके एंड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन। तो ये इसके मोटा मोटी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए, साइटॉन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। साइटॉन की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द सेल बॉडी, ठीक है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अलावा इस सेल बॉडी के अंदर जो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में हमें छोटे छोटे ग्रैन्युलर पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नीजल्स ग्रैन्युल्स या फिर न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक, अच्छा अब देखो अगले पार्ट में चलते हैं, विच इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, साइटॉन से ही अराइज कर रहे हैं, राइट, साइटॉन से ही बन रहे हैं ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, कैसे भी कह लो, ठीक है। तो ये होते हैं डेंड्राइट्स। इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका काम होता है कि ये बाहर से इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और उसे साइटॉन तक लेके आते हैं, ठीक है। मतलब ये बाहर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हैं और उसे साइटॉन तक पहुंचाते हैं। ठीक, क्लियर, सुपर। अब पहुंचेंगे तीसरे पार्ट में, विच इज एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? ये एक सिंगल लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बट ये एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके एंड में हमें देखो ऐसे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन एंडिंग्स, राइट, क्योंकि ये एक्सॉन के एंड में है, इसीलिए एक्सॉन एंडिंग्स। ठीक, इसका काम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका काम होता है कि ये इम्पल्सेस को साइटॉन से बाहर लेके जाता है। समझो बात को, जो डेंड्राइट्स थे वो बाहर से इम्पल्सेस लेके आता था साइटॉन तक, और जो एक्सॉन है ये साइटॉन से इंफॉर्मेशन को या फिर साइटॉन से इम्पल्सेस को बाहर लेके जाता है। तो वहाँ से इम्पल्सेस अंदर आ रहा है और यहाँ से इम्पल्सेस बाहर जा रहा है। अब बाहर कहाँ जा रहा है? एक्सॉन जो है इन इम्पल्सेस को लेके जा रहा है एक्सॉन एंडिंग्स तक। अब एक्सॉन एंडिंग्स किससे कनेक्टेड है? आगे
तो एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन एंडिंग है बच्चों यहाँ पे, ये एक्सॉन एंडिंग लूजली कनेक्टेड है टू साइटोन ऑफ अनदर न्यूरॉन। मतलब ये पूरा एक न्यूरॉन है, इसके बाद एक और न्यूरॉन है, तो उस न्यूरॉन का जो साइटोन है और इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन एंडिंग है ये लूजली कनेक्टेड है। और इस लूज कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिनैप्स। इसे हम कहते हैं सिनैप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस पूरे न्यूरॉन में, जो डेंड्राइट्स हैं ये बाहर से इंपल्सेस साइटोन में ला रहे हैं, जो एक्सॉन है ये साइटोन से इंपल्सेस एक्सॉन एंडिंग्स तक लेके जा रहे हैं, और एक्सॉन एंडिंग से ये दूसरे न्यूरॉन पे चला जा रहा है, राइट, यानी कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे चला जा रहा है, फिर वहाँ पे फिर से वो उस न्यूरॉन में ट्रैवल कर रहा है। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा लो कि न्यूरॉन का तो काम ही यही है कि इन्हें इंपल्स को कंडक्ट करना है। तो अब इनके स्ट्रक्चर को देखते हुए समझ में भी आ रहा है कि ये कैसे ये कंडक्शन करते होंगे, राइट। जैसे अगर कम्युनिकेशन होना है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, तो इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल भी तो करना है। तो इसीलिए बच्चों न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पर मस्त तरीके से ये इम्पल्सेस जो है वो एक न्यूरॉन से मस्त दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे, एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो अब वी आर लिटिल मोर कॉन्फिडेंट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये जो ट्रांसमिशन है इम्पल्सेस का वो हो कैसे रहा है। तो चलो अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का कंडक्शन कैसे होता है बाय नर्व सेल्स, ठीक है। अब बच्चों ये पूरे नर्वस सिस्टम का जो कार्यक्रम है ये शुरू किस वजह से होता है? स्टिमुलस की वजह से होता है, एग्जैक्टली, राइट। स्टिमुलस की वजह से ही तो हम रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। तो जब कभी भी कोई स्टिमुलस होता है उसको रिसीव कौन करता है? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आईज, ईयर्स, नोज वगैरह, तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अब इन सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर नर्व सेल्स होते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स है ये कौन है? न्यूरॉन्स ही तो हैं। तो इन न्यूरॉन्स के भी क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं, एग्जैक्टली। अब बच्चों देखो यहाँ पे समझना, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं यहाँ पर ये जो स्टिमुलस हमने रिसीव किया, स्टिमुलस हम कैसे रिसीव करते हैं? समझने वाली बात है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं ये सारे क्या हैं तो सब मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ही तो हैं। तो वो जो इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, है ना। तो डेंड्राइट्स में ये जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है जिसके अंदर ये केमिकल्स इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि हमारा जो एंटायर ये नर्वस सिस्टम का जो नेटवर्क है, मतलब नर्व सेल्स का जो नेटवर्क है, हमारे नर्व सेल्स को यानी कि हमारे न्यूरॉन्स को सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझ में आती है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स समझ में आती है, उनको और कोई भाषा समझ में नहीं आती है, राइट। तो ट्रांसमिशन होने के लिए सबसे पहले हमें इस एक्सटर्नल स्टिमुलस को जो हमें शायद केमिकल के फॉर्म में मिल रहा है उसको हमें इम्पल्स में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो ये जो कन्वर्जन है ये होता है डेंड्राइट में। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ पहुँचता है? साइटोन में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, डेंड्राइट कहाँ पे भेजेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स को? साइटोन में। साइटोन से इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ जाएगा? एक्सॉन में, क्योंकि एक्सॉन का काम ही होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स साइटोन से ले आना, रिसीव करना। तो एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ जाएगा? एक्सॉन एंडिंग्स में जाएगा। अब बच्चों एक्सॉन एंडिंग्स में जाके वापस से केमिकल रिएक्शन होगा जिसके दौरान ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वापस से केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्सॉन एंडिंग से ये कहाँ जाएगा? एक्सॉन एंडिंग से ये जाएगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। वही तो है सिनैप्स, जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो केमिकल्स हैं ये मूव कर जाएंगे या फिर आप कह लो ये जंप कर जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? एक्सॉन एंडिंग से दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे। बात समझ में आई? अब जो दूसरा वाला न्यूरॉन है उसका जो डेंड्राइट है वो किसे रिसीव करेगा? वो रिसीव करेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स को। इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो केमिकल्स हैं या फिर ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर को जूम करके बड़े ध्यान से देखो तो देखो इधर से ये सर्कल सर्कल में देखो डिनोट किया हमने जो पार्टिकल्स इधर से जा रहे हैं, और उधर वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में अगर आप देखो तो वहां पर इस तरह के शेप के जो पार्टिकल्स हैं वो इन्हें रिसीव करने के लिए बैठे हैं, राइट। तो यानी कि जो डेंड्राइट्स है दूसरे वाले न्यूरॉन का वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं, और इस तरीके से बच्चों देखो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच गया हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और इसी तरीके से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में इनका ट्रांसमिशन होते रहता है। एंड
नीडलेस टू से ये जो ट्रांसमिशन होता है, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी 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 क्विक प्रोसेस। तो बच्चों, इस पूरी कहानी से आपको एक बात और समझ में आई होगी कि ये जो इम्पल्स का कंडक्शन है, दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन। इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन क्यों है? इलेक्ट्रो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में ये ट्रांसमिशन हो रहा है। केमिकल क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स केमिकल्स में चेंज हो रहा है, केमिकल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो रहा है, राइट। मतलब इस पूरे ट्रांसमिशन के दौरान शुरुआत में डेंड्राइट्स में क्या हुआ? केमिकल से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ। उसी तरह बाद में एक्सॉन एंडिंग्स में क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से केमिकल्स जनरेट हुआ, राइट। अब शायद बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स से केमिकल्स कैसे बन रहे हैं, या फिर केमिकल से इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे बन रहे हैं। तो बच्चों, वो जो प्रोसेस है ना, दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, हाउएवर यू विल लर्न अबाउट दैट इन योर हायर क्लासेस। अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम एक ओवरव्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम के अंदर या फिर न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन होता है इम्पल्सेस का, ठीक है। तो अब सभी लोग इस बात से कन्विंस्ड हो कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जितना ज़रूरी है उतना ही केमिकल्स भी ज़रूरी है। इनफैक्ट इनके इंटर कन्वर्जन से ही ये पूरा ट्रांसमिशन हो पा रहा है। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, क्योंकि अब हमें थोड़ा आइडिया लग गया है कि किस तरीके से न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS कहते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम PNS कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम रखते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो इतना हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम रखते हैं सारे पेरिफेरल नर्व्स को। इन नर्व्स का काम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स के साथ कनेक्ट करना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम दो तरह के पेरिफेरल नर्व्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर अभी के लेवल पे हम CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे ह्यूमन ब्रेन के साथ। बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ब्रेन हमारे बॉडी का एक बहुत ही अहम, बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमारे पूरे बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। अभी अगर मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं आपको ब्रेन के बारे में बता रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन भी कहाँ से आ रही है? मेरे ब्रेन से आ रही है। जो भी नॉलेज मेरे अंदर एक्वायर्ड है वो भी कहाँ से आ रही है? मेरे ब्रेन से आ रही है। अभी अगर बात करते हुए, अभी आपको ब्रेन समझाते हुए मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है? ब्रेन। बताते हुए मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, मैं इधर देख रही हूँ, कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है? ब्रेन, राइट। सो ब्रेन क्या कर रहा है? हमारे मेरे पूरे बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो हम समझ ही सकते हैं कि ब्रेन अगर प्रॉपरली काम ना करे तो शायद पूरे बॉडी के फंक्शनिंग में बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी, राइट। किस समय क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ डिसाइड करता है ब्रेन। सो ब्रेन इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। अगर हम ब्रेन की कॉम्पोजिशन की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ब्रेन भी बना हुआ है न्यूरॉन्स से। कितने न्यूरॉन्स से आप गेस कर सकते हो? 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स से। 10,000 न्यूरॉन से नहीं, 10,000 मिलियन, यानी कि 10,000 इंटू 10 लाख न्यूरॉन्स, इतने सारे न्यूरॉन्स से बना हुआ है हमारा ब्रेन। अगर हम इसकी वजन की बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.3 kgs। तो चलो अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो चलो बच्चों, अब ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करेंगे। पहला स्कल, दूसरा मेनिंजेस, तीसरा ब्रेन वेंट्रिकल्स और चौथा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। क्या होते हैं ये, क्या इनका फंक्शन होता है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्कल के साथ। स्कल आप सभी ने देखा हुआ है, दिस इज़ नथिंग न्यू, आप लोग ड्रॉ भी करते रहते हो बहुत बार, मूवीज़, पिक्चर्स वगैरह सब में देखा है। बट क्या आप जानते हो कि स्कल का काम क्या होता है? स्कल एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोन से बना होता है ये, और स्कल के अंदर ब्रेन रहता है। तो इसका मतलब स्कल का काम क्या होता है? ब्रेन का प्रोटेक्शन। एक बोनी स्ट्रक्चर, एक हार्ड सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि भाई ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे बॉडी का, पूरे बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो, तो उसे प्रोटेक्शन तो देना बनता ही है।
जैसे कि आप ऐसे सोचो, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसीलिए वी डू एंश्योर कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखें। सो देयर आर लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, देयर आर पीपल टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो सिमिलरली जो हमारा ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये एक बोनी कवरिंग है ब्रेन के लिए, जिसे हम कहते हैं स्कल। तो स्कल के अंदर ब्रेन रहता है और भी बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स भी रहते हैं इस पूरे स्कल के अंदर। स्कल को अगर हम देखें तो इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, क्रेनियम एंड मैंडिबल। मैंडिबल जो जॉ वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है जॉ वाला, इसे हम मैंडिबल कहते हैं। इसके अलावा बाकी पूरे पोर्शन को हम क्रेनियम कहते हैं। इनफैक्ट इस पिक्चर में अगर आप देखो तो मैंडिबल को हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है और बाकी पूरा पोर्शन हमारा क्रेनियम है। जैसे कि मैंने बताया कि स्कल जो है ये एक बोनी स्ट्रक्चर है। तो स्कल टोटल 22 बोन्स से बने होते हैं, जिसमें से 14 फेशियल बोन्स हैं, यानी कि ऐसे बोन्स जो हमारे फेस का हिस्सा है, और बाकी 8 जो हैं दे आर क्रेनियल बोन्स। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन पे, विच इज मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होते हैं, मैंने बताया क्या, ब्रेन क्रिटिकल है भाई, इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन हमारा ये बोनी स्कल था। इसके बाद 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ टिश्यू हम डाल देते हैं ब्रेन के बाहर, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज, और इन तीनों लेयर का काम ही होता है प्रोटेक्शन। तो इन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। तो मेनिंजेस के जो 3 लेयर्स होते हैं, अगर हम इनके नाम बताएं तो आउटसाइड से देखा जाए तो ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, ये 3 मेनिंजेस के लेयर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अब देखेंगे हम हमारा तीसरा पार्ट, विच इज ब्रेन वेंट्रिकल्स। ब्रेन वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स। जब हम ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें पाए जाते हैं 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। इसका मतलब कुल मिला के 4 वेंट्रिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि जब कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तो आपको पता ही होगा कि उनका ना आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उनका स्कैन होते रहता है टू सी द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, है ना। तो बच्चे में जब वो बच्चा मतलब डेवलप हो रहा होता है तो शुरुआत में एक न्यूरल ट्यूब बनती है, ठीक है, और वही न्यूरल ट्यूब बाद में डेवलप होते होते हम ह्यूमन ब्रेन के ब्रेन वेंट्रिकल्स बनते हैं। तो बेसिकली एडल्ट्स के ब्रेन में जो ब्रेन वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक्चुअली वो न्यूरल ट्यूब होता है जो बच्चे में बिल्कुल शुरुआत में फॉर्म होता है। इनफैक्ट दैट इज़ वाई डॉक्टर्स एडवाइज प्रेग्नेंट वुमेन टू कंज्यूम फॉलिक एसिड, क्योंकि फॉलिक एसिड जो है इससे बहुत अच्छा न्यूरल डेवलपमेंट होता है इन द चाइल्ड। और इसके बाद देखेंगे हमारा चौथा पार्ट, विच इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाम से पता चल रहा है कि ये कोई फ्लूइड है, बट ये फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है। अब आप यूँ समझ लो कि ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स और मेनिंजेस के अलावा जो बाकी जो खाली जगह है उसमें पाया जाता है ये फ्लूइड, विच इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है। इस फ्लूइड के बच्चों 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन अगेन प्रोटेक्शन। कैसे, जैसे आपने देखा होगा, मान लो आपके पास एक बड़ा सा डब्बा है, ठीक है। अब उस बड़े से डब्बे के अंदर आप किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, एक शोपीस है आपके पास जो कि एक कांच का शोपीस है। उस शोपीस को आप उस डब्बे के अंदर रखना चाह रहे हो। आपके पास एक ऑप्शन है, उस बड़े से डब्बे के अंदर शोपीस को डाल दो और उसे लेके जाओ। इससे क्या होगा, उसके टूट जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जैसे ही आप उस बॉक्स को पलट दोगे कैरी करते टाइम, वो पलट ही जाएगा, राइट, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा। तो उसमें क्या होगा, अंदर वो जो कांच का सामान है वो इधर उधर डोलता रहेगा, जिसकी वजह से उसके क्रैक हो जाने के या टूट जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन वहीं अगर आप उस कांच के शोपीस को रख के बाकी जो एम्प्टी स्पेस है उसमें कॉटन भर दो या फिर कुछ भी रैपर वगैरह भर दो और उसको फिट कर दो उस जगह पे। जब आपने कुछ कभी कॉटन कभी कपड़ा वगैरह कुछ भी डाल दिया तो क्या हुआ, अब वो जो आइटम है आपका जो शोपीस है अब वो हिल नहीं पा रहा है। चूंकि वो हिल नहीं पा रहा है तो उसके टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बेसिकली जब हमने वो चीज़ें स्टफ कर दी उस खाली जगह पे तो हमने उसका प्रोटेक्शन बढ़ा दिया। ठीक उसी तरीके से ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स और मेनिंजेस के अलावा बीच का जो खाली स्पेस है उसमें जब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है उससे उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि ब्रेन बहुत ही डेलिकेट है बच्चों। तो हमें बहुत सारे लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन ब्रेन को देने पड़ेंगे ताकि किसी भी छोटे मोटे चीज़ों से हमारा ब्रेन
में नुकसान ना हो, ब्रेन प्रोटेक्टेड रहे, है ना। तो इसका पहला फंक्शन है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोटेक्शन। इसका दूसरा फंक्शन क्या है पता है? बायंसी। अब वो फ्लूइड के होने की वजह से, हमने अपने फिजिक्स में बायंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, राइट। तो क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक फ्लूइड में इमर्स कर देते हो, जैसे मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का वैसे जितना वजन होगा, बट उसी ऑब्जेक्ट को जब आप पानी में डाल देते हो तो बायंसी के वजह से जो उसका एपरेंट वेट होता है वो उसके रियल वेट से कम होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के होने की वजह से द सिचुएशन इज लाइक ब्रेन जो है ना वो उस फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है या इमर्स्ड है, तो इन अ वे उसका जो एपरेंट वेट है वो थोड़ा कम फील होता है। एंड द थर्ड फंक्शन इज एक्सक्रीशन। इस फ्लूइड के दौरान जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स होती हैं दे कैन बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये ह्यूमन ब्रेन के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। तो बच्चों अभी तक तो हमने ह्यूमन ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा, अब हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन के फंक्शंस को। ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन को समझने के लिए हम ह्यूमन ब्रेन का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसे हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, या फिर कह सकते हो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं फोर ब्रेन के साथ। अब फोर ब्रेन को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होता है सेरिब्रम और दूसरा पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी लोब। सेरिब्रम जो कि ह्यूमंस में वेरी 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 वेल डेवलप्ड होता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सेरिब्रम ब्रेन का वो रीजन होता है विच कंट्रोल्स ऑल द मेंटल एबिलिटीज़, जैसे कि मेमोराइजिंग, जैसे कि लर्निंग, जैसे कि थिंकिंग, जैसे कि कॉन्शियसनेस, इस तरह की सारी एबिलिटीज़ जो हैं वो सेरिब्रम में होती हैं। एंड इनफैक्ट दैट इज़ द रीज़न, अगर आप देखोगे ह्यूमंस में चूँकि सेरिब्रम इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, दैट इज़ वाई ह्यूमंस आर सपोजिटली द मोस्ट इंटेलिजेंट amongst other animals. इनफैक्ट सेरिब्रम को कई बार कहा जाता है द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। यस, अब जब हम सेरिब्रम के स्ट्रक्चर को थोड़ा और गौर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर भी अलग अलग सेक्शंस हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको इंटरप्रेट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लेट अस सपोज आप अपनी क्लास में बैठे हो, अब टीचर ने कहा बच्चों रेज योर हैंड्स। ठीक है, अब टीचर ने ये कहा, जो आपके ईयर्स ने सुना, आपने ये बात सुनी, बट हाउ डू यू नो रेज योर हैंड्स का मतलब क्या हुआ? मतलब रेज योर हैंड का मतलब हाथ को ऊपर करना है, या फिर हाथ को नीचे करना है, या फिर बैठ जाना है, या फिर आंखें बंद कर लेनी है। अब रेज योर हैंड्स का मतलब क्या है ये कौन बताता है हमें? हमारा ब्रेन। करेक्ट। तो अब देखो ये जो सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम के अंदर अलग अलग लोब्स हैं फॉर अलग अलग पर्पस। जैसे कि इसके अंदर है पैराइटल लोब, इसके अंदर है फ्रंटल लोब, इसके अंदर है टेम्पोरल लोब, इसके अंदर है ऑक्यूपिटल लोब्स। अब ये जो चारों लोब्स है ना बच्चों, इन चारों लोब्स के अलग अलग फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपिटल लोब जो है इसका काम होता है कोई भी जो विजुअल है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसको इंटरप्रेट करना। जो टेम्पोरल लोब होता है उसका काम होता है ऑडिटरी चीज़ों को सेंस करना, यानी कि जो भी हम सुनते हैं उसको इंटरप्रेट करना, दैट इज द टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब इसका काम होता है हमारे मसल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंटरप्रेट करना, राइट। इसी तरीके से पैराइटल लोब जैसे कि टच, स्मेल, कॉन्शियसनेस, इस तरह की चीज़ों को इंटरप्रेट करता है पैराइटल लोब। तो अब अगर हम वापस वही टीचर वाले एग्जाम्पल में जाए जहाँ टीचर ने बोला रेज योर हैंड्स, तो हमारे ईयर्स ने सुना। ईयर हमारा सेंसरी ऑर्गन है सुनने के लिए, ठीक है, ईयर ने सुना, लेकिन ब्रेन के किस पार्ट ने इंटरप्रेट किया कि भाई तुम्हें हाथ रेज करने हैं? किस पार्ट ने किया? वो वाला सेरिब्रम का वो वाला पार्ट जो हमारे ऑडिटरी चीज़ों से सेंसिटिव है, विच इज़ आवर टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब ने इंटरप्रेट किया कि अच्छा तुम्हें हाथ खड़े करने हैं। अब जब आप हाथ खड़े करोगे, सो एट दैट टाइम जो आपके हाथों के ऊपर ले जाने के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व हैं उनको काम करना है, तो उसे कौन कंट्रोल करेगा? मसल्स को कंट्रोल करने वाला लोब कौन सा है? फ्रंटल लोब। एग्जैक्टली। तो आप देखो जो छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं वहाँ पर भी हमारे ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इसका मतलब अगर हमारा सेरिब्रम प्रॉपरली, सेरिब्रम का अगर इनमें से कोई सा भी लोब प्रॉपरली काम ना करे तो क्या हो सकता है?
हम सुनेंगे कुछ बट हम करेंगे कुछ और, या फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं, राइट। सो बेसिकली वी विल नॉट हैव दैट मेंटल बैलेंस। तो बच्चों इसके बाद चलते हैं हम फोर ब्रेन के दूसरे पार्ट में, विच इज़ द ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब जो है ये सेंटर ऑफ स्मेल होता है, तो जो स्मेल रिलेटेड जो इंटरप्रिटेशन होता है वो होता है इस लोब में। ह्यूमंस के केस में ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है ये इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स के केस में, जैसे कि डॉग्स, उनके केस में ये ऑल्फैक्टरी लोब्स वेरी हाईली डेवलप्ड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, बहुत बार टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं ना वो स्मेल से पहचान जाते हैं कि यहाँ पे कौन आया था, कब आया था, एक्सेट्रा, राइट। क्योंकि स्मेल करने की जो एबिलिटी है उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बिकॉज उनका जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है दे आर वेरी वेरी वेल डेवलप्ड। ह्यूमंस के केस में अगर हम ऑल्फैक्टरी लोब्स के लोकेशन की बात करें, सो दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन। नाम से ही पता चल रहा है बीच में रहता है, तो ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। अब बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। अब हाइंड ब्रेन के अंदर भी हम तीन डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे। पहला सेरिबेलम, दूसरा पॉन्स और तीसरा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। बहुत ध्यान देना है बच्चों, जो पहला पार्ट है दैट इज सेरिबेलम, इट इज नॉट सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा सीट ऑफ इंटेलिजेंस था इन द फोर ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम होता है टू कंट्रोल ऑल द वॉलेंटरी मूवमेंट्स। वॉलेंटरी मतलब जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जितने भी मूवमेंट्स हम अपनी मर्जी से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हाथ ऊपर करने हैं, मुझे दौड़ना है, मुझे बैठना है, मुझे खड़े रहना है, तो इस तरह के जितने भी मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में होता है उन्हें हम कहते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट्स, और इन सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। सो इन अ वे ये हमारे पोस्चर और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। तो हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट विच इज पॉन्स, जिसका काम होता है टू कंट्रोल या फिर टू रेगुलेट रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग ही नहीं, विच इज जस्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बल्कि इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट। सो पूरा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसका कंट्रोल करता है पॉन्स। और जो तीसरा पार्ट है दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, जिसे हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, क्योंकि देखो इस स्ट्रक्चर को देखो कहाँ पर है, ये ब्रेन में एक स्टेम की तरह दिख रहा है, राइट। सो दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, और ये कंट्रोल करता है सारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, मतलब वैसे मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो बस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम छींकते हैं, हमें अचानक से छींक आ जाती है और हम छींक देते हैं, हम खांस देते हैं, हम वॉमिट करते हैं, हम स्वॉलो करते हैं, राइट, हम किसी चीज़ को निगलते हैं, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दे आर इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, और इन्हें कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। तो एक तरीके से अब आपको ये समझ में आया होगा कि फोर ब्रेन का जो काम है ओवरऑल, सारे थिंकिंग एबिलिटीज़, कॉन्शियसनेस, इस तरह की चीज़ें फोर ब्रेन में है, ठीक है। मिड ब्रेन का बेसिकली फंक्शन है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना, और जो हाइंड ब्रेन है इसका जो फंक्शन है दैट इज मोर अबाउट द कंट्रोल, मोर अबाउट कंट्रोलिंग मूवमेंट्स, चाहे वो वॉलेंटरी मूवमेंट्स हो या इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हो या रेस्पिरेशन हो, तो मतलब इसका थोड़ा सा रेगुलेटरी सॉर्ट ऑफ फंक्शन है। तो बच्चों ब्रेन के बारे में पूरा डिस्कशन होने के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिस्कस करना तो मैंडेटरी है, क्योंकि जब हमने इस पूरे वीडियो को शुरुआत करी थी तो वहीं पर मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए थे, राइट। इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो आप तुरंत भागे, गर्म चाय की कप को जैसे ही आपने पकड़ा आपने तुरंत अपने हाथ हटाए, राइट। तो इस तरह के जो इंस्टेंट रिस्पॉन्सेस होते हैं हमारे बॉडी से, इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। और क्या आपको पता है कि इस तरह के जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, बेसिकली व्हाट आर दीज रिफ्लेक्स एक्शंस? इंस्टेंट रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी, जिसे कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, यस, नॉट द ब्रेन। तो ये जो इंस्टेंट वाले रिस्पॉन्सेस होते हैं इनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, और इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। जब गलती से आपका हाथ उबलते हुए पानी के पतीले में चला जाता है तो क्या आप उस वहाँ पे हाथ को रख के ये सोचते हो कि हाँ ठीक है, उस मैसेज को ब्रेन तक जाने दो, फिर ब्रेन को इंस्ट्रक्शन भेजने दो, फिर मैं हाथ हटाऊंगा? नॉट रियली, राइट, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, एंड वी इंस्टेंटली रिमूव आवर हैंड, राइट।
तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन और इसे कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कैसे ये करता है वो जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं दे आर लाइक सुपर इंस्टेंटेनियस, वो बहुत तुरंत होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि भाई किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो वो बैठ के सोच रहा है कि अब क्या करना है। वो पूरा मैसेज ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से आएगा रिस्पॉन्स, फिर हम हाथ हटाएंगे या फिर हम वहाँ से दूर हटेंगे। नॉट रियली, दीज आर लाइक इंस्टेंट रेस्पॉन्सेस और इन्हें कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो चलो देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड है, ये एग्जैक्टली क्या है। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले वी टॉक्ड अबाउट द हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के अंदर हमने बात करी थी ब्रेन स्टेम की, जिसे हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के स्ट्रक्चर को ही अगर हम जूम करके बड़े ध्यान से देखें तो हम देखेंगे उसी का एक्सटेंशन जाता है टिल द लंबर रीजन, और इसी एक्सटेंशन को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम होता है दैट इट कंट्रोल्स ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस, मतलब जितने भी ऐसे एक्शंस जिनके हमें इंस्टेंट रेस्पॉन्सेस चाहिए उनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो स्कूल में, किसी स्कूल के सेटअप में एक प्रिंसिपल है और एक कोऑर्डिनेटर भी है। तो प्रिंसिपल का काम है टू टेक ऑब्वियसली ऑल द मेजर डिसीजंस इन द स्कूल। लेकिन अगर मान लो कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि भाई किसी बच्चे को चोट लग गई, अब इंस्टेंटली somebody has to take a decision कि क्या करना है, तो अब प्रिंसिपल तक जाके बात करना, देयर आर लॉट ऑफ परमिशंस इन्वॉल्व, प्रिंसिपल फ्री है कि नहीं, प्रिंसिपल के पास उस समय अवेलेबल है कि नहीं, वो किसी मीटिंग में है या नहीं, राइट, सो मेनी थिंग्स। तो उसी वजह से देयर इज अ कोऑर्डिनेटर हु कैन इमीडिएटली गो टू दैट सिचुएशन एंड गिव अ सॉल्यूशन, राइट। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है जो इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शंस को खुद ही अपने एंड से हैंडल कर लेता है। और स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन के साथ लेकिन कम्युनिकेशन हमेशा होते रहता है। इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इट कंडक्ट्स इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में इम्पल्सेस का आदान प्रदान तो होते ही रहता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड खुद ओनरशिप लेता है या खुद कंट्रोल करता है ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन। तो चलो बच्चों अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो यू विल फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी विद द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। जैसे ब्रेन के केस में हमने देखा था कि ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखने के लिए बाहर एक बोनी कवरिंग है विच इज स्कल। ठीक उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्टेड रखने के लिए बाहर एक बोनी कवरिंग है विच इज द वर्टिब्रल कॉलम, और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्टेड रखता है। ठीक, सेकंड पार्ट, ब्रेन के केस में हमने देखा था मेनिंजेस होते हैं जो उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के केस में भी 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस होते हैं, यानी कि 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को बाहर की चीज़ों से अलग रखते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्टेड भी रखते हैं। कौन से होते हैं ये 3 लेयर्स? वही 3 लेयर्स जो ब्रेन के केस में होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। तीसरा पार्ट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के केस में भी हमने देखा था कि जो भी एम्प्टी स्पेसेस थे वहां पर ये फ्लूइड पाया जाता था। ठीक उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के केस में भी मेनिंजेस के अलावा जो खाली जगह होती है वहां पर ये फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड के होने से भी स्पाइनल कॉर्ड को एक एक्स्ट्रा डोज ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो बच्चों मोर और लेस स्पाइनल कॉर्ड का ये स्ट्रक्चर अभी के लिए इनफ है। स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन को आप स्टडी करोगे बट इन योर हायर क्लासेस। तो बच्चों अब जब हमें स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में काफी अच्छा आइडिया हो गया है, सो आई थिंक वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कि एग्जैक्टली होता कैसे है वो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। ठीक है, तो चलो इस एग्जाम्पल को लेते हुए देखेंगे। जैसे मान लो हमारे सामने एक गर्म चाय का कप है, ठीक है, जैसे ही हमने उसे टच किया, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे ही हमने उसे टच किया, सो देयर इज ऑलरेडी अ स्टिम्युलस, एक स्टिम्युलस है जो एक रेस्पॉन्स इनिशिएट करेगा। जैसे ही मैंने टच किया तो हमने स्टिम्युलस को रिसीव किया, कैसे? थ्रू आवर स्किन, क्योंकि हमारे स्किन ने उस हीट को फील किया, करेक्ट। तो अब जैसे ही वो स्टिम्युलस रिसीव हुआ तो यानी कि हमारा स्किन जो है दैट इज द रिसेप्टर, है ना। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ गया? सेंसरी न्यूरॉन में गया, राइट। वैसे नर्व सेल जो इसे सेंस करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन में गया। सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके गया? स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया। फिर स्पाइनल कॉर्ड ने देखा अच्छा ऐसा हुआ है, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड ने
किसको इन्फॉर्मेशन भेजा? मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो अब इसका रिस्पॉन्स देंगे। अब इस केस में रिस्पॉन्स क्या होगा? हाथ को हटाना है। हाथ को हटाने के लिए किसके पास इन्फॉर्मेशन जाना है? मसल्स के पास, राइट? तो मोटर न्यूरॉन उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पहुँचाएंगे? इफेक्टर ऑर्गन पे पहुँचाएंगे, विच इज़ द मसल सेल्स, और उसके बाद हमारा मसल सेल्स जो है वो अब काम पे लग जाएगा और हम अपना हाथ हटा लेंगे। अब जब मैं इस पूरे चीज़ को बता रही हूँ तो आपको शायद ऐसा लग रहा है कि बाप रे, इतना इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। दिस एंटायर प्रोसेस इज़ लाइक सुपर डुपर फास्ट। इस वजह से हमें इतना इंस्टेंट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड तक जाके, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था ना, प्रिंसिपल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कोऑर्डिनेटर तक जाके ही मैटर सॉल्व हो जा रहा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड ही पूरे चीज़ को कंट्रोल कर दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट? तो ब्रेन तक बात को ले जाने की उस समय के लिए एटलीस्ट ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो इस तरीके से होता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म। अच्छा, तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल दिमाग में आता है कि क्या इसका ये मतलब है कि जब ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन का ये पूरा कार्यक्रम हुआ तो हमारे ब्रेन को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है? नॉट रियली, नॉट रियली। स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ ये कह रहा है कि ये फटाफट से रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेज दे रहा है, राइट? ताकि वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स हम दे सकें। बट ये सारा इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड अपने एंड से ब्रेन को भेज रहा है, तभी तो हमारे ब्रेन को पता चल रहा है कि हाँ, एक गर्म कप को हमने टच किया था और फिर हमने हाथ को हटाया था। सो द ब्रेन इज़ वेल इन्फॉर्म्ड। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ आदान प्रदान अपना कंटिन्यूड रख रहा है, लेकिन ब्रेन के रिस्पॉन्स देने का हम वेट नहीं कर रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन में, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि रिस्पॉन्स जो देना है दैट इज इंस्टेंट। सो स्पाइनल कॉर्ड इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, बट एट द सेम टाइम स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज ब्रेन तक जा रहा है, राइट? सो द ब्रेन इज ऑल्सो अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग। अब रिफ्लेक्स एक्शंस के कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक शॉक, वन पॉपुलर एग्जाम्पल। गरम किसी भी चीज़ को आप छू लेते हो, इंस्टेंटली हटा लेते हो। टाइगर को देख लिया आपने सामने, अचानक से क्या करोगे आप? अचानक से भागने लगोगे, राइट? यू विल नॉट वेट एंड थिंक एंड कीप लुकिंग एट द टाइगर, राइट? सो इंस्टेंट एक्शंस। एक बहुत यम्मी सा कुछ खाना आपके मुंह के सामने ला के रख दिया जाए, इंस्टेंटली योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग। तो ये सारे जो है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। तो बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एक बार नज़र मार ले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ भी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं सारे पेरिफेरल नर्व्स, जिनका काम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाकी सारे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम दो तरह के नर्व्स के बारे में बात करते हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स वो होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को सारे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं। इनफैक्ट देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक उसी तरीके से क्रेनियल नर्व्स वो होते हैं जो ब्रेन को बाकी सारे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं। कैसे याद रखोगे? स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल कहाँ से आया है? क्रेनियम से, जो स्कल का एक पार्ट को हम कहते हैं। सो क्रेनियल नर्व्स ब्रेन को कनेक्ट करता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। सो कुल मिला के 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के और ज़्यादा डिटेलिंग में हम अभी फिलहाल इस लेवल पे नहीं जाएंगे। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम वहाँ पहुँचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये पार्ट 1 वाला वीडियो, जिसमें हमने एनिमल्स इनफैक्ट ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया है, इनके कॉन्सेप्ट ज़रूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कॉमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। तब तक के लिए मैं विदा लूँगी, लेकिन बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फॉर प्लांट्स। सो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।